तो हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। निर्मल कुमार एसोचैम के प्रेसिडेंट हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनसे जब हम इस बजट की बात कर रहे हैं, निर्मल कुमार जी, बहुत सारे वर्गों की बहुत सारी अपेक्षाएं हैं। और सबसे पहले जब हम इंडस्ट्री की बात करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करते हैं, सर्विस सेक्टर की बात करते हैं, क्या उम्मीदें हैं इंडस्ट्री को इस बार? धन्यवाद। देखिए, जीडीपी में अगर आज हम देखें तो टॉप 82% कंट्रीब्यूशन सर्विस सेक्टर का 54%, मैन्युफैक्चरिंग 13% और एग्रीकल्चर जो है हमारा 15% कंट्रीब्यूट करता है। और अगर मैं देखूं कि जो इकोनॉमिक सर्वे आया, सर्विस में 9% की ग्रोथ है, मैन्युफैक्चरिंग में 7 की और एग्रीकल्चर में 3% ग्रोथ। जो हमारे 140 करोड़ की पॉपुलेशन है और विकसित भारत, जैसे आपने बताया कि सरकार हर चीज को का इच्छुक है कि हर तरीके से आगे बढ़े। और जो चीजें हुई, जीएसटी की जो रैशनलाइजेशन हुआ, जीएसटी रिडक्शन हुआ, इससे काफी बढ़ावा मिला है मैन्युफैक्चरिंग को। जो 12 लाख रुपए की टैक्स की छूट मिली, उससे बढ़ावा मिला, पर कैपिटा जेब में पैसा गया लोगों की जेब में। तो सरकार बड़ी पॉजिटिव है हर चीज को हर तरीके से ग्रोथ करने के लिए। लेकिन जो ये आस्क है हमारा इंडस्ट्री का, ये 9, 7 और 3 की बजाय मैं समझता हूँ 25 से 30% की ग्रोथ होनी चाहिए। क्योंकि हमारी जो देश की पॉपुलेशन 140 करोड़ है और हमारी 61.5% जीडीपी जो है डोमेस्टिक है, यानी कि कंजम्पशन हमारी डोमेस्टिक है जी। तो इस पॉपुलेशन को देखते हुए, ग्रोथ को देखते हुए, और मैं समझता हूं कि कैपेक्स का इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपेक्स जो हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़े, 14-15 लाख करोड़ तक कम से कम उम्मीद है हमारी जो 3% की जीडीपी है। और ये बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर में मजबूती लानी है, कैपेक्स को मजबूती लानी है। दक्षिता जी भी जुड़ी हुई है। दक्षिता जी, यहाँ ये तो है कि हम सब पॉजिटिव हैं, लेकिन चैलेंजेस भी यहाँ बहुत है, क्योंकि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच जहाँ एक तरफ टैरिफ भी है, वहां हमारे रुपये को मजबूत करना है। ऐसे में इस बजट में क्या कोई आपको लगता है कि घोषणाएं हों या फिर नीतिगत बदलाव ऐसे आगे किए जाए जहां हमने अपने रुपये को मजबूत करने के लिए आगे इस लक्ष्य को भी पूरा किया जा सके? वास्तविकता में ये होना अनिवार्य है और होगा भी, पर आमतौर से ये देखा जाए, ये हमारे रिजर्व बैंक के तहत आता है रुपया को मजबूत करना। बजट में इस पर जो है चर्चा किस हद तक होगी वो मुझे एक जिक्र जरूर होगा, लेकिन कैसे इसको मजबूत किया जाए उसका रोड मैप के लिए हमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के आदेशों का इंतजार करना पड़ेगा। और रही जो हमारे विशेषज्ञ कह रहे थे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात, पिछले साल अगर हम देखा जाए तो रोड, रेल, ये एक बहुत ज्यादा जीडीपी का परसेंटेज बढ़ता जा रहा है। जो 2014 में आंकड़े थे और जो अब हैं, उनमें जमीन आसमान का फर्क है। और विकसित भारत की का जो हमारा लक्ष्य है या ध्येय है, उसके लिए हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर की नींव है वो बहुत ही सुदृढ़ हो गई है। हमें जो देखनी है, हमारी जो परेशानी है, जो कि आपके प्रश्न से थोड़ा हटकर है, वो ये है कि हमारे पास जनसंख्या है और जनसंख्या में हमारी युवा जनसंख्या है, और उसके लिए हमको नींव डालनी पड़ेगी शिक्षा के लिए, हेल्थ के लिए और घरों के लिए। क्योंकि हमारी जो शहरी क्षेत्र हैं उसमें ग्रामीण क्षेत्रों से बहुत लोग आ रहे हैं, उनके रहने का प्रबंध करना है। और जो एक चीज जिसका मैं बहुत ही उत्सुकता से इंतजार करूंगी वो होगा प्रदूषण। प्रदूषण पर कुछ ना कुछ चर्चा तो वित्त मंत्री को करना ही पड़ेगा, क्योंकि हाल में हमने देखा है पिछले 6-7 महीने से बहुत ज्यादा चर्चाएं हो रही हैं कि भारत में जो प्रदूषण है, खासतौर से जो शहरी क्षेत्रों में है, उसमें जो है थोड़ी बहुत परेशानी तो हमने देखी है। जी बिल्कुल जी। तो दक्षिता जी हम तक ये बता रही हैं कि ये जो चैलेंजेस हैं उनको भी किस तरीके से पूरा करना है। एसोचैम से भी हमारे साथ एक सवाल मैं दक्षिता जी से जो पूछ रहा था वो शायद बीच पे रह गया था, बहुत सारे मूवमेंट्स लगातार आ रही थे। दक्षिता जी, हम हाउसिंग सेक्टर पर जब जो आपने कहा कि सभी को घर मुहैया कराना और सस्ते में घर मुहैया कराना, सरकार की तरफ से उसके प्रयास किए जा रहे हैं, बावजूद इसके जब तक हाउसिंग सेक्टर अफोर्डेबल नहीं होगा सभी के लिए, किस तरह से आपको लगता है कि इसमें थोड़े और चेंजेस लाने की जरूरत हो सकती है इस बार? देखिए, 2014-15 में अनाउंस किया था हाउसिंग फॉर ऑल, और पीएमएवाई, प्रधानमंत्री आवास योजना स्कीम अनाउंस करी गई थी, पीएमएवाई 1, और लगभग 4 करोड़ मकान ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लोगों को दिए गए।
जिसमें कि पक्का टॉयलेट है, पानी है, बिजली है। अब वो स्टेज पर हम आ गए हैं जहां हमें एक और स्कीम चाहिए जो कि अफोर्डेबल हाउसिंग को की तरफ फोकस करे। अगेन मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ कि जो आपका ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्रों में आपका माइग्रेशन हो रहा है, उसमें अफोर्डेबिलिटी का एक मेन फोकस रहना चाहिए, क्योंकि हमारा जो लेबर फोर्स है वो आपकी उसको एक रहने का ठिकाना चाहिए। या तो हम एक टैक्स कंसेशन दें, या हम कोई इंटरेस्ट सबवेंशन दें, या हम स्कीम के कॉन्टूर्स इस तरीके से बनाएं कि अफोर्डेबल हाउसिंग जो है वो हर भारतीय नागरिक के पास पहुंचे। जी, 4 करोड़ सक्षम नहीं है, उससे ज्यादा हमें बढ़ना है। जी, एक और खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए स्टूडियो में प्रोफेसर राकेश मोहन जोशी, वाइस चांसलर IIFT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड। सर, बहुत स्वागत है आपका। और यहाँ हम इनसे ये भी पूछना चाहेंगे कि जिस तरीके से IIFT यानी कि जिस तरीके से हमारा भारत वैश्विक पटल पर एक अलग पहचान बनाता हुआ नजर आ रहा है, सर आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से हमने अभी EU के साथ ट्रेड एग्रीमेंट किया, इससे पहले भी हमने कई ट्रेड एग्रीमेंट्स किए हैं कई देशों के साथ, कैसा लग रहा है आपको कि इस समय हमारा जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो कितनी मजबूत है अगर वैश्विक रैंकिंग के हिसाब से भी देखें तो? देखिए, जैसा कि आपने बताया कि ये बजट एक ऐसे वक्त के अंदर प्रस्तुत किया जा रहा है कि जब पूरा विश्व एक आर्थिक उथल पुथल के दौर से गुजर रहा है, और इसके अंदर ने भारत ने बहुत ही साहसिक कदम उठाया है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा हमेशा से प्रोटेक्शनिस्टिक रही और उसके कारण हमारी कॉम्पिटिटिवनेस बहुत प्रभावित हुई। तो मुझे लगता है कि अब सरकार को ये मेरे ख्याल से समझ में आ गया है कि प्रोटेक्टेड इकोनॉमी रहने से हम अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कॉम्पिटिटिव नहीं होंगे, और हमने एक बहुत ही एक मेजर्ड पैमाने के अंदर देश को खोला भी है, और उसके साथ में हमारे देशों को 99% भारतीय प्रोडक्ट्स को यूरोपियन यूनियन के अंदर एक मुक्त व्यापार मिलेगा, मतलब 0% टैरिफ या लो टैरिफ, और अनेक चीज़ें हैं उसमें। तो एक तो ये कि जो हमारे कुछ प्रोडक्ट थे अब उनका शेयर, जैसे टेक्सटाइल है, गारमेंट है, तो अब आप अगर उसको देखते हैं तो उसका शेयर एक्सपोर्ट में पिछले 20 साल में काफ़ी कम हुआ है। 25 साल में आप देखिए कि पहले जो 14-15% शेयर था वो 4 से 6% के बीच में रह गया है। लेकिन फिर भी बहुत सारा सेक्टर ऐसा है कि जो लेबर इंटेंसिव है, और इस लेबर इंटेंसिव हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है, जैसे ये है या MSME है, लेबर इंटेंसिव हमारे लिए इसलिए जरूरी है कि लोगों को रोजगार मिले और ये बढ़ता रहे। तो उसका हमको उसके अंदर बाजार के अंदर ड्यूटी फ्री एंट्री मिलेगी, और वो मुझे लगता है कि इस बजट के अंदर अब ये है कि क्योंकि वहाँ के क्वालिटी स्टैंडर्ड्स ज़्यादा हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए कि कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ द इंडियन प्रोडक्ट, कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ इंडियन मैन्युफैक्चरिंग, और कॉम्पिटिटिवनेस ऑलमोस्ट कॉम्पिटिटिवनेस इन अवेलेबिलिटी ऑफ द कैपिटल। कॉम्पिटिटिवनेस नरेंद्र मोदी हमेशा से कहते हैं आत्मनिर्भर भारत के विजन के साथ, लेकिन अब वो एक और बात जोड़ते हैं कि अगर हम इसमें आत्मनिर्भरता लानी है और दूसरे देशों पर निर्भरता कम कर